हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। हमने बच्चों ये चैप्टर 11th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने तब एक सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर कौन था? जो एक इंसान है जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस रन करता है। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की, जहां पे हो सकता है एक ओनर हो। अगर एक ओनर होगा तो उसे हम कहेंगे सिंगल पर्सन कंपनी, हो सकता है बहुत सारे ओनर हो। ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी क्यों होता है? देखिए, कोई भी बिजनेस को समझने के लिए उसके बेसिक्स, उसकी अकाउंटिंग समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और 11th क्लास में हम लोग कभी एसेट्स को ऊपर लिख देते थे, एसेट्स को नीचे लिख देते थे, करंट एसेट ऊपर है, नॉन करंट एसेट नीचे। इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, हमारे मार्क्स भी इतने डिडक्ट नहीं होते थे। बट इन 12th क्लास इस पे फर्क पड़ेगा। हम एक परफॉर्मा बनाएंगे, हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, जिस फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे, और वही फॉर्मेट आपको कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, सारी कंपनी में सेम फॉर्मेट कॉपी होते हुए दिखेगा, फॉलो होते हुए दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको कंपनीज एक्ट 2013 एज पर शेड्यूल 3 हमारे गवर्नमेंट ने बताया है, और हम उसी को फॉलो करते हैं। किसको? कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। एक मार्क्स के लिए कभी कभी टिक द करेक्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए जरा उस परफॉर्मा को समझते हैं। पर्टिकुलर नोट नंबर, यहां पे साल ले लेते हैं अपन 2024 2025, और यहां पे हम ले सकते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 जब भी अपन बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देख पाए तो इस बैलेंस शीट में पर्टिकुलर से आप फेमिलियर है। पर्टिकुलर आपने बहुत बार देखा है, यहाँ पे हम डिटेल्स चीजें लिखेंगे। फिर आता है नोट नंबर, ये आपके साथ पहली बार आ रहा है नोट नंबर। अब देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी कहानी है इसकी। नोट नंबर इसीलिए है कि कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगी, बट आपको उसको डिटेल वर्जन चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये अमाउंट कहां से आया, इसमें और क्या क्या सब हेड्स हैं, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे अपन नोट नंबर का काम करते हैं। इसके लिए हम अलग से नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहती कि हम बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में लिख दें, जिससे जो एंड यूजर है, जिसको ये देखना है, उसको कंफ्यूजन हो, उसको इंपॉर्टेंट अमाउंट्स मिले, वही उसके लिए जरूरी है। बट अगर किसी को फर्दर डिटेल अमाउंट चाहिए तो वो कहां जा सकता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर अगर आप ध्यान देख पाए तो दो ईयर दिए हैं, एक दिया है प्रीवियस ईयर, एक दिया है करंट ईयर। दोनों ईयर क्यों दिए गए? पिछले साल तो सर एक ही ईयर दिया जाता था, इस साल 2 ईयर इससे दिए जाते हैं बच्चों फॉर कंपैरिजन। हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं हमारे प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस से, इसलिए हमें क्या दिए जाते हैं? 2 साल 2 ईयर्स दिए जाते हैं। अब जरा अपन देख लेते हैं एक बार नोट्स टू अकाउंट्स का परफॉर्मा। बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर एंड अमाउंट कॉलम, ये हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। अब बच्चों, हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? सर अकाउंटिंग इक्वेशन थी हमारी एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल। अभी भी हम इसी को पढ़ेंगे, अभी भी कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। जो 11th में पढ़ा वही 12th में पढ़ रहे हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक स्लाइटली सा चेंज होगा, कैपिटल की जगह हम क्या लिखेंगे? इक्विटी। कैपिटल की जगह हम क्या लिखेंगे? इक्विटी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। यही हमारे जो हेड बनेंगे। एक इक्विटी प्लस लायबिलिटी किसके बराबर होगी? एसेट्स के बराबर होगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए, क्योंकि हमारे एसेट्स कितने टाइप के होते थे? 2 टाइप के। कौन कौन से सर हमने पढ़े हुए हैं? एक होता था नॉन करेंट एसेट, एक होता था करेंट एसेट। लायबिलिटी में सर नॉन करेंट लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी। ऐसे ही इक्विटी के भी 2
हेड्स होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बैलेंस शीट में कितने हेड होते हैं बच्चों, तो आप आराम से बता सकते हैं। एक होता है आपका नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट, दो हेड ये हो गए। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, दो हेड ये हो गए। और दो हेड होते हैं इक्विटी के। तो टोटल 6 मेजर हेड्स होते हैं आपकी बैलेंस शीट में। बहुत पहले एक बार क्वेश्चन में आता राइट द 6 मेजर हेड्स, तो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से मेजर हेड्स बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं। याद कैसे रखें? दो एसेट्स के, दो लायबिलिटीज के और दो इक्विटी के। ऐसे ही इन हेड्स को अपन जरा समझते हैं मेन बैलेंस शीट में। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसका जो पहला मेजर हेड है उसको हम लिख लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड। अब ये होता क्या है बच्चों? देखिए, शेयर होल्डर होते कौन है? जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं, जो कंपनी के शेयर को खरीद के रखते हैं, वो होते हैं शेयर होल्डर्स। और उनने जो पैसा लगाया है, जो फंड दिया हुआ है कंपनी में, उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं जरा समझ लेते हैं। सर, पहला होता है हमारा शेयर कैपिटल, सेकेंड होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब सर ये होते क्या है जरा समझते हैं। देखिए, पहले तो शेयर वर्ड को जरा समझ लेते हैं। अब जैसे बच्चों आपके घर में मान लीजिए केक आया, और उस केक में आपका फेवरेट फ्लेवर था, तो मम्मी ने क्या करा, 50% केक आपके लिए रख दिया, 12.5% पापा के लिए, 12.5% खुद के लिए, उसके बाद 12.5% छोटे भाई के लिए और 12.5% छोटी बहन के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत पसंद है तो 50% केक आपके रखा गया। अब बच्चों इसको केक को आप कंपनी से रिप्लेस कर दीजिए। ऐसे ही कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं और उन हिस्से को ही हम शेयर्स कहते हैं। कंपनी की कैपिटल को, कैपिटल क्या होती है सर? जो पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल। उस कैपिटल के ही छोटे छोटे हिस्से कर देने को हम कहते हैं शेयर्स। क्या कहते हैं बच्चों? शेयर्स। और यही शेयर्स हम बहुत बार खुद भी रखते हैं और हम इसको सेल आउट भी कर देते हैं। अब देखिए, वो शेयर्स हो सकता है या तो जनरल पब्लिक को ऑफर हो जाए, या तो हो सकता है वो किसी बड़े इन्वेस्टर को ऑफर हो जाए जैसे, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑफर हो जाए। देखिए, जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, सिंगल इन्वेस्टर होते हैं। आप उनके पास जाइए, अपनी कंपनी का आइडिया बताइए, कंपनी को आप बताइए कितनी सेल्स है, उनको अगर आपकी कंपनी पसंद आती है तो वो अपना पैसा आप में इन्वेस्ट करेंगे और कुछ कंपनी का हिस्सा ओन कर लेंगे, शेयर ओन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप चाहें तो जनरल पब्लिक को भी ये शेयर्स बेच सकते हैं। तो शेयर, आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। शेयर्स क्या होते हैं? कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से को ही हम शेयर्स कहते हैं। अब शेयर्स को और कैसे हम बाइफरगेट कर सकते हैं उसको समझेंगे। और शेयर्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। अब आपने 11th क्लास में ये दोनों पढ़े हुए हैं, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं ये होते क्या है। इक्विटी शेयर की अगर अपन बात करेंगे तो इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्क होल्डिंग शेयर्स होते हैं, रिस्क होल्डर वाले शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर में इतना रिस्क नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होती है और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होती। अब वोटिंग राइट क्या होती है? जैसे कंपनी में डिसीजन ले रहे हैं, कोई फाइनेंशियल डिसीजन है या कोई XYZ डिसीजन ले रहे हैं वो लोग, उस डिसीजन में वोट्स जब होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट होगी वोट करने की और प्रेफरेंशियल के पास नहीं होगी। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के डिविडेंड भी फिक्स होते हैं। अब सर डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट जब कंपनी कमाती है, हर कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट के कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, तो उन हिस्सों को हम कहते हैं डिविडेंड। अब एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कोई कंपनी डिविडेंड देती है, कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती। लेकिन अगर डिविडेंड आएंगे तो पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को मिलेगा, बाद में इक्विटी को मिलेगा। इनका डिविडेंड फिक्स भी होगा, इक्विटी का कोई फिक्स नहीं होता। ऐसे ही बेटा, अगर कंपनी 100 करोड़ 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी तो उसमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, बट प्रेफरेंशियल शेयर को डिविडेंड तो फिक्स है तो इसलिए उनको कम मिलेगा। तो ये कम रिस्क वाले होते हैं, ये ज्यादा रिस्क वाले होते हैं, ओनर दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? शेयर कैपिटल में सबसे पहला आता है नोट नंबर। अब सर ये होता क्या है जरा समझते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको आप चाहो तो नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हो, आप चाहो तो इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हो।
तीन नाम है इसके, इसी साल पेपर में भी आया था, ध्यान दीजिएगा। अब ये होता क्या है सर, देखिए जब हमारी कंपनी बन रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, क्या हो रही है हमारी कंपनी बच्चों, इनकॉर्पोरेट हो रही है, बन रही है, तो हम कुछ पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा कि हम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जस्ट इट इज एन इमेजिनरी नंबर। आप चाहें तो फ्यूचर में अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने MOA में चेंज करा के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करा के। देखते हैं कि मान लेते हैं कंपनी को 1 करोड़ रुपीस लगाने हैं, कितने पैसे लगाने हैं, 1 करोड़ रुपीस थ्रू आउट देयर टर्म। तो उन्होंने क्या किया, इस 1 करोड़ को 1 लाख छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 1 लाख छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। उसी छोटे हिस्सों को हम कहते हैं शेयर एट द रेट 100 रुपीज ईच। क्या कहते हैं, शेयर 100 रुपीज ईच। ये जो 100 रुपीज है ना बेटा, यही कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, फेस वैल्यू। और ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है। 1 लाख शेयर कंपनी चाहे तो बेच सकती है थ्रू आउट द लाइफ। अब इतने तो इन्हें बेचे नहीं है, बस इतने ये बेच सकते हैं। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसमें कोई पैसा आया या गया नहीं है, तो ये हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंस, रिलेवेंस होल्ड नहीं करता। सेकंड अगर अपन बात करें तो वो होता है इशूड कैपिटल। क्या होता है बच्चों, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है सर, इशूड कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो हम लोगों से मांग रहे हैं। इतना हम मांग सकते थे, लेकिन हम कितना मांग रहे हैं, मान लेते हैं सर हम मांग रहे हैं सिर्फ 10,000। हम सिर्फ 10,000 शेयर्स बाहर बेचना चाह रहे हैं, यानी कि ओनली 10 लाख रुपीस। कितने बेचना चाह रहे हैं बच्चों, ओनली 10 लाख रुपीस। क्या इसमें भी पैसा आ गया, नहीं सर इसमें कोई पैसा आया नहीं है अभी तक आपके पास, तो ये भी इतना रिलेवेंस होल्ड नहीं करता, ठीक है बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देख पाए तो मैं कितने शेयर्स बेच सकता था, 1 लाख। मैं कितने बेच रहा हूं, सिर्फ 10,000 शेयर्स अभी। तो कितने शेयर्स ऐसे हैं जो अभी तक इशू ही नहीं हुए, जो अभी बस रखे हुए हैं, हमने कभी इशू नहीं करे, फ्यूचर के लिए रखे हुए हैं सर, वो होंगे हमारे 90,000। तो इसी को हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको, रिजर्व कैपिटल। आई होप आपको रिजर्व कैपिटल समझ में आया होगा। थर्ड अगर अपन बात करें तो ये होती है सब्सक्राइब कैपिटल, कि हम तो बेचना चाह रहे हैं, हम तो बेचना चाह रहे हैं 10,000 शेयर, क्या सारे शेयर बिक गए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो जो पैसा आएगा वो आएगा सब्सक्राइब कैपिटल से। इसके भी दो हेड्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। देख लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों की सारे शेयर होल्डर्स बहुत अच्छे थे और उन्होंने हमको हमारे पैसे दिए, लेकिन कुछ ऐसे घटिया लोग थे जिनने हमें पैसे नहीं दिए। जो घटिया लोग हैं उनको हम 100 शेयर होल्डर्स मान लेते हैं, बाकी 9,900 शेयर्स हमारे अच्छे हैं जिनने हमें पैसे दिए हैं। तो 9,900 शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज ईच, तो ये आएगा 9,90,000 जिनने हमें पूरे पैसे दिए। 100 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनने हमें 100 रुपए देने थे, जो कि होते हैं आपके 10,000, लेकिन मान लेते हैं इनने हमें कुछ पैसे नहीं दिए, जिसको हम कहेंगे कॉल इन अरियर। क्या कहेंगे बच्चों, कॉल इन अरियर। हमने तो कॉल किया, उनने पैसे दिए नहीं, अरियर हो गया। कितने, मान लेते हैं 100 शेयर पे 40 रुपए नहीं दिए, ये होते हैं 4,000 रुपीज नहीं दिए, यानी 6,000 तो दिए ही होंगे। तो कितना हो गया, 9,96,000, और यही 9,96,000 आ जाएगा आपकी शेयर कैपिटल में। कहा जाएगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 9,96,000। अब बच्चों अगर कोई एंड यूजर है जिसको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि इनके शेयर होल्डर के पास शेयर कैपिटल में कितना पैसा है कंपनी के पास, वो 9,96,000 देख के सेटिस्फाई हो सकता है। लेकिन अगर कोई ज्यादा फर्दर डिटेल्स जानना चाहता है तो वो चला जाए नोट्स टू अकाउंट से, उसके सामने ये पूरी डिटेल्स रहेंगी और वो ये डिटेल से चेक कर सकता है उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है। अब इसीलिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। अब बच्चों जैसे आपके घर में भी आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी मम्मी पापा को फोन कर रही है कि अरे फीस भरनी है उसके पैसे दे दीजिए, घर में राशन लाना उसके पैसे दे दीजिए। अब पापा बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार बार बार फोन आता है, तो पापा ने क्या किया, पापा ने एक बार में
30-40,000 रुपीज उठा के मम्मी को दे दिए, मान लीजिए 30,000 रुपीज दे दिए कि ये पैसे आप रखो और ये पैसे आपको जैसे यूज करना है आप कर सकते हैं, मुझे बार बार इन चीजों के लिए फोन मत किया करो। तो आपकी मम्मी बड़ी चालाक है, मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने उसमें 10,000 रुपीज निकाले और 10,000 रुपीज या चावल के डब्बे में रख दिए, बैंक अकाउंट में रख दिए, या गोल्ड खरीद लाए। मम्मी ऐसा क्यों कर रही है बच्चों? क्योंकि मम्मी जानती हैं कि ये पैसे हम सेव करेंगे तो फ्यूचर में अगर हमें घर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये पैसे हमें हेल्प करेंगे। ऐसे ही बच्चों कंपनी भी करती है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रखती है ताकि वो पैसा वो फ्यूचर में यूज कर सके अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के रिजर्व्स होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये सारे के सारे रिजर्व जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते चलेंगे सारे रिजर्व मैं आपको समझाता जाऊंगा, बट कहीं भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर में ऐसा रिजर्व वर्ड आपको दिख जाए, रिजर्व, जैसे रिजर्व वर्ड दिखना आंख पे ऐसे हाथ रखना, मेजर हेड में लिखवाना शेयर होल्डर फंड, सब हेड में लिखवाना रिजर्व एंड सरप्लस, आपका आंसर सही ही होगा। उसके बाद है सरप्लस। अब सर सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। इसको लिखने का तरीका होता है बैलेंस इन पीएनएल लिख दिया जाता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज जाते हैं, अरे पीएनएल में बेटा प्रॉफिट या लॉस ही तो निकलता है, तो या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है। सर कैसे समझें? पॉजिटिव बैलेंस इन पीएनएल लिखा है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव बैलेंस इन पीएनएल लिखा है तो लॉस है। अगर वहां पे लिखा है क्रेडिट बैलेंस तो भी प्रॉफिट है, वहां लिखा है डेबिट बैलेंस तो लॉस है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है इससे। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपके पेपर में ज्यादातर आता नहीं है, ये आपके लेवल पे आपको भरने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मैं बता देता हूं ये होते क्या है। देखिए हम चाहें तो अपने शेयर्स को वारंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? वारंट में। और ये वारंट बहुत इजीली ट्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो बहुत बार कंपनीज अपने शेयर्स को, जो उनके स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स होती हैं, उनके लिए ये काम किया जाता है, शेयर्स को वारंट में कन्वर्ट कर देते हैं और वारंट के अगेंस्ट में जो हमें पैसा मिलता है उसी को हम कहते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। आपके लेवल पे इसको भरने की जरूरत नहीं होगी, आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस है नहीं। सेकेंड जो हमारा मेजर हेड होता है वो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है सर? देखिए बच्चों, जैसे कि अभी आप 12th क्लास में हैं, अगले साल आप कहां जाएंगे? अगले साल आप जाएंगे कहां पे? कॉलेजेस में। अब कॉलेजेस में बेटा आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर आप पेपर देंगे, पेपर निकल गया तो आप अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट में आपको मान लीजिए सीट मिल गई, तो सीट के लिए आपको अलग से पैसा भरना पड़ेगा। वो पैसा आप अलॉटमेंट का भरते हैं, उसके बाद आपको कॉलेज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की यानी फीस भी भरनी पड़ेगी। तो आप ध्यान देख पाए तो आपने क्या करा? पहले एप्लीकेशन का पैसा भरा, एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर अलॉटमेंट का पैसा भरा, फिर फर्स्ट कॉल का भरा। ऐसे ही शेयर्स में भी आप एप्लीकेशन का पैसा भरते हैं, फिर आप अलॉटमेंट का पैसा भरते हैं, फिर आप फर्स्ट कॉल का पैसा भरते हैं। तो 3 स्टेप्स होती हैं। ये पार्टली पेड शेयर्स हैं। कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो एक बार में पूरा पैसे भरते हैं, वो होते हैं फुल्ली पेड शेयर। अपन यहाँ पार्टली पेड शेयर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे होंगे जो एप्लीकेशन का पैसा भर देते हैं, जरूरी नहीं है उनको सीट मिल जाए। ऐसे ही बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सारे शेयर होल्डर बन जाएं, क्योंकि लिमिटेड शेयर्स हैं, उतने ही हम बेच सकते हैं। और सब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं शेयर खरीदने? अरे भाई कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत रेप्यूटेड है, बहुत सारे लोग को शेयर होल्डर बनना है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा हम ले चुके हैं, लेकिन अलॉटमेंट अभी हमने उनको शेयर की नहीं दी है। सॉरी, ये आपकी दोनों की दोनों मेजर हेड खत्म होते हैं किसके? इक्विटी के। अब अपन बात करेंगे लायबिलिटी के ऊपर बच्चों। अब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब होता है हमारे सर पे एक ऑब्लिगेशन होना, हमारे सर पे एक बोझ होना, बर्डन होना, जो पैसा हमने लिया है उसको रिटर्न करना है, उसी को हम कहते हैं लायबिलिटी। अब लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है नॉन करेंट, एक होती है करेंट। जब भी मैं नॉन करेंट की बात करूंगा, मैं यहाँ पे टाइम स्पेन की बात कर रहा हूं। 1 साल से लंबे टाइम के लिए अगर हमने पैसा उधार ले रखा है किसी से तो उसको नॉन करेंट कहते हैं, और 1 साल से कम के लिए पैसा ले रखा है तो उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। कितने टाइप की लायबिलिटीज होती हैं दोस्तों? 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, जिसको हम कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, और आपकी सेकंड होती है करंट लायबिलिटी। अब इसके अंदर पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहां पे आता है लॉन्ग
टर्म प्रोविजन, यहां पे आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहां आएगा आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और यहां पे आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल, और लास्ट है आपका अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, यहां पे आ जाएगा आपका अदर करेंट लायबिलिटी। अब बच्चों यहां पे चार चार हेड्स होते हैं, सब हेड्स होते हैं। पहला होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और वहीं पे नीचे होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लंबे टाइम के लिए अगर आपने पैसा बोरो किया है, उधार पे लिया है, तो उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं। और यहीं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो किया है, उधार पे लिया है, तो उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहते हैं। इनको जरा कुछ एग्जांपल से समझते हैं अपन। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा आपका डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट और बैंक लोन। अब बैंक से अगर हमने पैसा उधार पे लिया हुआ है तो उसे हम कहते हैं बैंक लोन। ऐसे ही बच्चों हम क्या करते हैं, हम जनरल पब्लिक से पैसा उधार पे लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। और लास्ट होता है डिबेंचर्स। जैसे हम हमारे शेयर्स जनरल पब्लिक को बेच रहे हैं, वैसे ही हम हमारे डिबेंचर्स भी जनरल पब्लिक को बेच सकते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं, और उनको वो पैसा अपन कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में 5 साल 7 साल 10 साल जब तक के लिए भी डिबेंचर्स हमने उनको बेचे हुए हैं, वो उसके बाद हम उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, और हर साल हम इंटरेस्ट उनका देंगे ही देंगे। इररिस्पेक्टिव कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में भी सेम ऐसी होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको बैंक की किस्तें तो भरनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोरोइंग कंसिडर करते हैं। और अगला होता है बच्चों शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, आप लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट। अब सर ये क्या होता है, देखिए 11th क्लास में आपने ओवरड्राफ्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आप बहुत, मान लीजिए बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अब आपके पास लाखों करोड़ रुपए आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, तो हो सकता है कभी आपके पास कोई शॉर्टेज ऑफ फंड्स पड़ जाए। अब आपने एक चेक बनाया, अब चेक में आपको हो सकता है शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाए, तो बैंक आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुछ पैसा उधार पे दे देता है, जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। आपके पास जो पैसा है उससे ज्यादा पैसा बैंक आपको दे देता है, उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बैंक आपसे इस पे हाई इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। ये हर किसी को नहीं मिलता, ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिलता है। ठीक है, उसके आता है प्रोविजन। देखिए प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आपने कभी ना कभी अपने घर में ये सुना होगा, बाबा, आपके जो बाबा होंगे, दादाजी होंगे, या पापा को बोलते हुए कि अरे वो तो पीएफ के पैसे से निकाल लेंगे, अरे पीएफ का पैसा है। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, देखिए जैसे आपके पापा हैं, वो कुछ सर्टेन इनकम कमाते हैं, तो उनके इनकम का कुछ परसेंट, मान लीजिए 10,000, और 10,000 जो कंपनी या गवर्नमेंट है वो भी मिलाएगी, तो 20,000 रुपीज सेव होते चले जाएंगे। कब तक, जब तक आपके पापा जब तक आपके पास जॉब में है। हो सकता है आपके पास 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे, 25 साल रहे, जब भी वो रिटायर करेंगे उनको वो पीएफ का पैसा एक मिला के कंपनी या गवर्नमेंट, जो भी वो रिस्पेक्टिव जॉब में है, वो उन्हें दे देगी। तो इसको हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। क्योंकि ये पैसा कंपनी का है नहीं, लेकिन कंपनी के पास रखा है एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और वो हमारी बोरोइंग होती है, लंबे टाइम के लिए प्रोविजन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन की। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख दे रहा हूं। यहां पे आप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की आप बात कर रहे हैं। यहां की अगर अपन बात करें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर ये क्या होती है। अब देखिए हर साल बच्चों अपन को टैक्स भरना ही भरना है, उसके लिए हम पहले ही पैसा अलग निकाल के रखते हैं। और डाउटफुल डेट, हमने बहुत बार पैसा उधार पे दिया हुआ है, लोग हमारे पास डेटर्स बने हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हमें पैसे ना दें, इसीलिए हम पहले ही एक्सपेक्टेड लॉस मान के चल रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमने 11th क्लास में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसका नाम था कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस, जो हमें इंप्लाई करता है कि अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है तो उसे अभी रिकॉर्ड कर लो, और कोई फायदा होने वाला है, रेवेन्यू होने वाला है, तो उसका भी रिकॉर्ड मत करिए, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड लॉस है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। ऐसे ही हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अभी एक्चुअल में नहीं हुए, वो डाउटफुल है। डेट्स मतलब कि जो पैसा आना था वो आएगा नहीं,
लेकिन वो डाउटफुल है, अभी एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस हम मान के चल रहे हैं अगर हो गया तो इसलिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं। ठीक है, अगला है आपके सामने ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में बच्चों दो चीजें आती हैं, एक होता है डेटर, एक होता है आपका क्रेडिटर और एक होता है आपका बिल्स पेबल। अब इन दोनों से ही बेटा हमें इनको वापस देना है, हमें इनको पैसा वापस देना है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अरे एक के साथ वर्बली डिस्कशन है कि हाँ भाई हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन एक के साथ हमने स्पेसिफिक डेट डिसाइड करी है, हमने बिल बनाया है, बिल पे साइन किया है कि भाई हम इतने टाइम पीरियड के बाद, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आपको सर्टेन अमाउंट जो भी बिल में लिखा होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है, उस पर हमने साइन करा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बिल्स पेबल। क्रेडिटर से भी हमने पैसा उधार ले रखा है, हमने उनको सामान हमने उनसे खरीदा था, पैसे नहीं दिए, लेकिन वहां कोई बिल साइन नहीं करा हुआ हमने। ठीक है, पैसे दोनों को ही देने हैं। उसके बाद आता है आपके सामने डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखिए बच्चों, आपके लेवल पे आपको कभी भी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाने की या भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में भी नहीं आता है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो अगर अपन बात करें डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की, तो डिफर्ड शब्द का मतलब ही होता है कोई भी चीज फ्यूचर में शिफ्ट कर देना, कोई भी चीज आगे शिफ्ट कर देना। देखिए बहुत बार ऐसा होगा बेटा कि आप जो इनकम कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग इनकम, उसमें कुछ अमाउंट आएगा और जो आप टैक्सेबल इनकम आपकी कैलकुलेट होगी जिसमें हम टैक्स भरेंगे वो डिफरेंट आएगा। उसका रीजन सिंपल सा होता है कि हमारे जो कंपनीज के लॉ है, हमारे जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, वो टैक्सेबल रूल से नहीं मिलते। जैसे 11th क्लास में आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ, कितनी डेप्रिसिएशन लगा दी आपने? 10%, 15%, 20% मैक्स। लेकिन जो आपकी टैक्स की लॉज होते हैं उसमें 60% डेप्रिसिएशन होती है, 50% डेप्रिसिएशन होती है। तो इसीलिए वहां पे बहुत बार आपके इनकम में, आपके रेवेन्यूज में बहुत चेंज आता है, डिफ्लेक्शन आता है। तो उसी डिफ्लेक्शन को हम, अगर कभी ज्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, तो इसलिए हम बनाते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे अकाउंटिंग इनकम और हमारी टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आता है। ठीक है, फिर आते हैं आपका अदर नॉन करेंट लायबिलिटी और अदर करेंट लायबिलिटी। अब बच्चों कुछ भी ऐसी लायबिलिटी जो इसमें और इसमें नहीं आ सकती, वो कहां आती है? अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में और अदर करेंट लायबिलिटी में। अब जैसे आपको किसी को पैसा वापस करना है और वो 2 साल बाद करना है, ट्रेड पेबल है 2 साल बाद का, तो वो करेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे टाइम स्पेन 1 साल से ज्यादा हो गया है, इसलिए वो अदर नॉन करेंट में चला जाता है। और अदर करेंट लायबिलिटी में क्या होता है? अदर करेंट लायबिलिटी में कोई शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ऐसी लायबिलिटी जो यहां पे नहीं लिखी जा सकती। एग्जांपल समझते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे कॉल अरियर था कि हमने पैसा मांगा, उसने दिया नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो बड़े अच्छे लोग होंगे जिनने हमने उनसे एप्लीकेशन का पैसा मांगा है, उनने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एक बार में भर दिया, हमने मांगा तो नहीं था लेकिन उन्होंने भर दिया, एक्स्ट्रा पैसा मेरे को मिल गया, तो क्या हो जाएगा? एडवांस। तो एडवांस भी कहां चला जाएगा? यहीं चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पूरी की पूरी लायबिलिटी समझ में आएंगी। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दे दे रहा हूं इस पूरी की पूरी बैलेंस शीट को याद रखने की। सभी लोग जरा ध्यान देंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे शर्मा। शर्मा, हमारे जो शर्मा जी हैं, इनका जो बेटा है जिसका क्या नाम है? निखिल नाम है। क्या नाम है इनका? हमारे शर्मा जी का जो बेटा है जिसका नाम निखिल है, वो कहां पे काम करता है? बीपीओ में। कहां पे काम करता है बच्चों? बीपीओ। बीपीओ मींस कॉल सेंटर होता है। ठीक है, और बीपीओ में आपको पता है कॉल सेंटर में किससे बात होती है? टेलीफोन से। तो यहां पे हो गया टी, बीपीओ। और किससे बात करता है? टेलीफोन से, तो टी आ गया। उनकी एक गर्लफ्रेंड है जो बड़ी क्यूट है। क्या है बच्चों? उनकी गर्लफ्रेंड जो बड़ी क्यूट है, और वो भी कहां काम करती हैं? बीपीओ में, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। किसकी मदद से काम करती हैं? टेलीफोन की मदद से। तो आप देख लीजिए, शर्मा जी का बेटा जिसका नाम निखिल है, कहां काम करता है? बीपीओ में विथ टेलीफोन। और उसकी क्यूट सी गर्लफ्रेंड भी कहां काम करती है? बीपीओ में विथ टेलीफोन। आप इस जिंगल को याद रखिए, आप कभी बैलेंस शीट गलत नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, यहां ये हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। किसका? इक्विटी एंड लायबिलिटी का। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एसेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर फर्दर डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।